हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के अंग होते हैं और इनमें जो है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट को अंडाणु या एग कहा जाता है और इसमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो स्पर्म है वो संलयित होता है, फ्यूज्ड होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जायगोट जो है वो भ्रूण के रूप में परिवर्धित होकर एक छोटे से शिशु का निर्माण कर देता है। तो स्त्री जनन अंग जो है वो शरीर के श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है, सिचुएटेड होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा गर्भाशय अंडाशय ओवरी, एक जोड़ा दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट में एक जोड़ा, यानी एक की संख्या में टोटल मिलाकर एक जोड़ा, दो है ना, ओवरी होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनी होता है। दोनों अंडाशय में जो गैमेट बनता है इसको ले जाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ये वाहिनी होता है जो अंडवाहिनी कहलाता है। अंडवाहिनी की संरचना जो है वो 3 भागों से मिला होता है। अंडाशय से जो सटा हुआ भाग है ये फिम्बरी या झालर के समान होता है। इसको कहते हैं फिम्बरी या झालर या कीप। इसके ऊपर का जो भाग होता है इसको कहा जाता है एम्पुला या तुम्बिका। और फिर इसके बाद एक संकीर्ण स्थान होता है, इसको कहते हैं संकीर्ण पथ या स्थियम। और इसका कार्य क्या है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी। तो इस प्रकार दोनों तरफ का जो ये नाल होता है, अंडवाहिनी होता है, इसमें 3 प्रकार की संरचना कीप, एम्पुला या तुम्बिका और स्थियम या संकीर्ण पथ होता है। और ये जो दोनों वाहिनी हैं ये खुलते हैं यूट्रस में, यानी गर्भाशय में। ये हम देख रहे हैं यूट्रस। इसका जो ऊपर का भाग है ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है और इसमें जो कैविटी होती है ये कहलाता है गर्भाशय गुहा, यूट्रस कैविटी कहलाती है। अब अगर हम यूट्रस की बात करें तो ये 3 लेयर से बना है। अंदर का जो दीवार देख रहे हैं ये गर्भाशय अंतः स्तर या इंटीरियर वॉल जो होता है इंटरना कहलाता है। और बीच का जो भित्ति देख रहे हैं जो मांसपेशियों से बना होता है, मसल से बना होता है और गर्भाशय के संकुचन और शिथिलन में, इसके फैलाव में इसकी मदद करता है, ये होता है इंटरना मीडिया, गर्भाशय पेशी स्तर। और सबसे जो बाहर का दीवार होता है पतला एपिथेलियल स्तर का होता है, इसको कहते हैं परिगर्भाशय या एक्सटर्ना मीडिया कहलाता है। और फिर ये जो है वो एक छोटा सा कैनाल हम देख रहे हैं, गर्भाशय गुहा से कैनाल के रूप में ये बाहर आता है, ये कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा या यूट्रस सर्विक्स। और अंत में एक ग्रीवा नाल है जो कहलाता है यूट्रस कैनाल। ये जो है ये पूरी संरचना वेजाइना में खुलती है, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटिला में या बाह्य जनन इंद्रिय में शामिल होता है। ये जो पूरा सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन का हम देख रहे हैं, चूँकि ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जो है वो मैमल्स के अंतर्गत आता है। मैमल्स की ये विशेषता होती है कि इसमें मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि होता है। और मेमरी ग्लैंड यानी मेमरी स्तन ग्रंथियों का, और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनका सीधा सीधा कनेक्शन होता है। इनमें जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन परिपक्व होता है और इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है, तब मेमरी ग्लैंड्स भी सक्रिय हो जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण ये डेवलप हो जाते हैं। जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जायगोट बनता है और यह यहाँ पर गर्भाशय में आकर स्थापित होता है, भ्रूण का निर्माण करता है और एक शिशु का निर्माण करता है, तब भी हार्मोनल चेंजेस के कारण मेमरी ग्लैंड्स की जो जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितना भी हार्मोन सिक्रेट करने वाले ग्रंथियां हैं, वो सारे सक्रिय हो जाते हैं। और ये सभी प्रक्रिया जो है वो
शिशु को सुरक्षा देने के साथ साथ उसकी देखभाल की एक जनरल प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। तो अंडाशय जो है वो स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। याद रखना, अंडाशय स्त्री का, ये दोनों अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग इसलिए क्योंकि यहीं पर फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। तो स्त्री युग्मक अंडाणु तथा कई स्टेरॉइड हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति और गर्भाशय के स्थान से स्नायुओं के द्वारा जुड़ा रहता है, मसल्स के द्वारा ये जुड़ा रहता है। प्रत्येक अंडाशय एक ऊपरी पतली उपकला से ढका होता है जो अंडाशय पीठिका से जुड़ा रहता है। ये पीठिका 2 क्षेत्र, एक परिधि वलकुट और एक आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है। हम अंडाशय देख रहे हैं, है ना। अंडवाहिनी गर्भाशय और योनि से मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक अंडवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, ये हमने अंडवाहिनी नलिका के बारे में आपको पहले बताया था, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक ये जाती है, ये गर्भाशय गुहा तक जाती है। अंडाशय के पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, ये हम देख रहे हैं, झालर या फिम्बरी या कीप या इन्फंडिबुलम कहलाता है ये, है ना। इस कीपक के किनारे जो है वो उंगली नुमा प्रक्षेप होते हैं, इसको झालर या फिम्बरी कहा जाता है। अंडाशय अंडोत्सर्ग के दौरान जब यहाँ पर अंडा बनता है और उसका अंडोत्सर्ग होता है तो इस अंडे को यही फिम्बरी जो है वो कैच करता है, ठीक है, और इसको संग्रह करता है। ये जो है वो यहाँ पर ये फूला हुआ भाग देख रहे हैं, एम्पुला या तुम्बिका दोनों ओर, है ना। यहाँ पर ये जाता है अंडा को लेकर, यहाँ पर खुलता है और यहाँ पर ये काफ़ी समय तक संग्रहित होकर रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। मतलब कुछ समय तक रहता है, इसका पीरियड रहता है निश्चित एक 7 से 14 दिन तक, और यहाँ पर अगर उस बीच फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक, अदरवाइज़ फिर ये संकीर्ण पथ से गर्भाशय गुहा में आ जाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग हम देख रहे हैं, संकीर्ण पथ के रूप में एक सक्रिय अवकाशिका होती है जो कि गर्भाशय को जोड़ने का काम करती है। गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं क्योंकि शिशु जो है वो यहीं पर डेवलप होता है। इसकी संख्या 1 होती है और इसका जो हम आकार है ये देख रहे हैं, उल्टा नाशपाती के आकार का दिख रहा है, उल्टा रखा हुआ नाशपाती के आकार का। ये श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा हुआ होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा के द्वारा योनि में या वेजाइना में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल कहते हैं, जैसे हमने बताया योनि के साथ मिलकर ये जन्मनाल की रचना करती है। और गर्भाशय की भित्ति ये 3 परत की होती है, हमने बताया, परिगर्भाशय, मध्य मोटी चिकनी पेशी भित्ति और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंत स्तर कहा जाता है, जो कि गर्भाशय के गुहा को स्तरित करती है। और जब मेंस होता है तो आर्तव चक्र के दौरान, है ना, ये जो है ह्यूमन, तो ये मेंस के दौरान यही गर्भाशय की जो अंतःभित्ति है ये बहुत ज़्यादा पतली क्या कहना चाहिए कि रक्त की केशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है, काफ़ी थिक लेयर होता है। और मेंस के दौरान यही रक्त की कोई केशिका जो होती है, केशिकाएँ होती, पतली पतली नलिकाएँ होती हैं, ये फट जाती है और ये रक्त के मोटा थक्के के रूप में ये बाहर होता है मैचुरेशन के दौरान। और स्त्री के अगर बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जघन, शैल, बृहद, भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ और योनि छद्म ये सभी आते हैं। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का एक अभिलक्षण होता है और ये जो है वो एक युग्म संरचना होता है जो कि ग्रंथिल ऊतक से मिल के बना होता है और इसमें बहुत ज़्यादा वसा की मात्रा होती है। प्रत्येक स्तन में ग्रंथिल ऊतक या ग्रैन्युलर जो टिश्यूज होते हैं वो 15 से 20 पालियों में, इस प्रकार पालियों में ये
विभक्त होता है, इसकी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिनको कि कुपिकाएँ कहा जाता है। कुपिकाओं की कोशिकाओं से में दूध का निर्माण होता है और यहीं से फिर इसका स्रावन होता है। दूध कुपिकाओं की गुहा में जब मिल्क का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एकत्र करके रखा जाता है और ये कुपिकाएँ जो है वो नलिकाओं के रूप में खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएँ मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है और कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर फिर एक बृहद स्तन तुम्बिका में खुलती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है और इससे दूध जो है वो बाहर निकलता है। ये शिशु के पोषण की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब तक शिशु स्तनपान करते रहता है तब तक यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होते रहता है और ये शिशु का पोषण करते रहता है। अगर हम स्त्री जनन के कार्यों के बारे में बात करें तो एक तो है एग का फॉर्मेशन। ये हमने देखा अंडाशय, अंडाशय में एग का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो है शुक्राणु के प्रवेश के बाद शुक्राणुओं का संग्रह करने का कार्य किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए ये उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं और झालर या फिमरी द्वारा अंडाणु को पकड़कर गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। गर्भाशय जो है फर्टिलाइज्ड अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करता है ताकि भ्रूण जो है वो परिपक्व होकर परिवर्धित होकर शिशु का निर्माण कर सके और साथ ही साथ शिशु का जब डेवलपमेंट होते रहता है, विकास होते रहता है तो उसको पोषण प्रदान करने का काम भी करता है।